दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और सच में इस वीडियो ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। धीरू राठी को आप लोग जरूर जानते होंगे। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे और काफी मिलियंस में उस वीडियो पर व्यूज हैं और बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है या नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। देन हम इस वीडियो को साथ में देखेंगे एंड उस वीडियो के ऊपर हमारा क्या रिएक्शन है वो भी हम जरूर देखते हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना एंड लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना। आइए अभी हम साथ में इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। इस भाई जब मैंने ये वीडियो देखा मैं सच में हिल गया। जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है। भाई एक्टर भी मोदी की मतलब क्या ही बता सकते हैं। भगवान विष्णु का अवतार है। देख रहे हो फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ये मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप भाई देख लो, आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए भाई ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। सच में मैं इनकी वीडियोस का फैन हूँ। बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देकर देखना इस वीडियो को। वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना, देख लो क्या चल रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना। और हाँ, ध्यान से देखना, बीच में छोड़कर मत जाना इस वीडियो को। और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए। और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा अभी हाल ही में हुआ था ना, वो बात भी यहाँ पे इसमें इसने ऐड किया। सही है भाई, चाहूंगा थोड़ी मर्यादा रखिए। भाई सच बोलने के लिए ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एंड इस भाई के अंदर है। होती क्या चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। बिल्कुल। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर भाई एग्जांपल के साथ वोटर टर्नआउट भी ध्यान से देखो इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को डीपीआरके करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया ध्यान देकर देखने की जरूरत है आपको, ध्यान देकर देखना। तो वहां भी होती, बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। बिल्कुल। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं। होना भी चाहिए भाई, हमारा अधिकार है वोट डालने का। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। फेयर चांस है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शन, भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के बारे में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना जरूरी है भाई। इन दिनों में हमें एक्टिव होना जरूरी है एक मसीह होने के नाते। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी।
लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। देख लो भाई, देख लो। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर क्योंकि दिया। बाइबल कहती है कि कुछ ढका नहीं है जो खुलेगा नहीं भाई, जो ढका है परमेश्वर उसे भी खोल सकता है। कैमरा की तरफ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोगों ने चालाकी की होगी, लेकिन कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, ये सारे काम परमेश्वर के हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। छोड़कर मत जाना वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो एंड कमेंट लिख कर जाना इस वीडियो के नीचे कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, देख लो भाई, खुद श्रीमान ने बैंगन खाए लेकिन औरों को परहेज बताए। वो कहावत यहाँ पे पूरी हो रही है। आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती। देख रहे हो ना। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था, ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई। हम मसीह होने के नाते हमें बहुत ध्यान होना चाहिए जो हमारे देश में दुनिया में जो चल रहा है, इन बातों का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए। कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक तीसरी बार मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ में देख रहा हूं। देख लो, 2 बार पहले मैं देख चुका हूं इस वीडियो को, क्योंकि भाई कुछ ऐसा करने से निकाला है किया जा सके, कुछ निकाला है इस वीडियो में, सच में जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है?
इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 कहते हैं ना भाई, कुछ ढका नहीं है जो खुलेगा नहीं। भाई देख लो, ओपन है सब कुछ। 15 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो ये भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने एक बार कहा था, इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है, लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहाँ से लेकर आएगा मेरे भाई? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? स्पेशली जब दूसरी तरफ सामने वाले के सामने इतने पैसे हैं और हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अब ये सोचो, इन एमएलएस के घर पर क्या कहानी चलती होगी। जो नेता इन एमएलएस को खरीद कर घर आया है, अपने बीवी बच्चों को क्या कहता होगा? अरे कहाँ हो जी, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं, जनता की आवाज को दबाकर आया हूं, लोकतंत्र का गला घोट कर आया हूं, लाओ जी लाओ, मिठाई लाओ। और दूसरा एमएलए जो बिक गया है कुछ करोड़ पैसों के लिए, वो अपने घर में जाकर क्या कहता होगा? ये देखो मेरे बच्चों, कितना सारा पैसा लाया हूं, भारत माता के दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लगा कर नहीं होना चाहिए, लो मिठाई खाओ। ऐसे नेताओं पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही दया भी। कितने मिजरेबल हैं, कितने नीचे गिरे हुए हैं। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है। इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5,900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ है, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। यीशु भी आपके सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया। जब आप यीशु पे विश्वास करोगे तो यीशु भी आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा। सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मतलब ये डिटेल निकाल कर लेकर आते हैं। लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, शेयर कर देना इस वीडियो को, शेयर बिल्कुल करना, हर एक व्यक्ति के पास फैला दो इस वीडियो को। इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है,
एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। ये प्रधानमंत्री सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था। वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज जब नितिन गडकरी से सवाल किया और मैं जाता आपको है, बता दूं भाई, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है और ये चीजें आज हमें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो सोच लो हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है। चुनाव में जीतना इंपॉर्टेंट होता है और जो जीता वही सिकंदर होता है। बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा है वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी? कमेंट्स में लिख के बताना। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और कई केसेस में उन्हें बिना छोड़कर मत जाना वीडियो को भाई, जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव ये बीजेपी ज्वाइन कर भाई, जब मैं वीडियो देख रहा था 30 मिनट का, मेरे को पता भी नहीं चला कब 30 मिनट निकल गए और 30 मिनट का सारे बंद हो जाएंगे। मुझे लगा बहुत छोटा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो यह तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर 2-2 साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स इस तरीके से बिल्स पर बैठ नहीं सकते, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। मैंने देखा था केजरीवाल का भी एक वीडियो, सच में भाई, लेकर दिल्ली सरकार में दिल्ली को बनाया उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि मसीहत पे आज किस वजह से सताव है वो आप दिल्ली सरकार में जरूर लिखिएगा। GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनके हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक देश को बनाने के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है, वो आपके आंखों के सामने। और ये मेरी राय नहीं है भाई, ये राय मेरे भाई धीरू राठी की है, जिन्होंने अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, देशवासियों की चिंता होती, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं वो असलियत है देश की। अगर आपको सही में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इन चीजों को देख। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती हैं बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर आईटी या ईडी की रेड पड़ी थी। तो क्या यहाँ पर इन कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है? क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है।
फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 24 होता था पहले, लेकिन अभी तो क्या ही चल रहा है। रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। भाई यही चलता है। ये चाहते हैं कि अभी जो मणिपुर के अंदर हुआ था उसका भी कोई चर्चा नहीं था ये न्यूज के ऊपर। नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। भाई इंसान है। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें या अपनी प्रॉमिसेस जनता के सामने करें। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज़ का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश। लोगों ने सोचा था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा देंगे तो सच खत्म हो जाएगा। नहीं, यीशु जी उठा तीसरे दिन। और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल अभी बात कर रहा था ना, रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? भाई सच बोलने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है क्योंकि ये दुनिया भाई आप देख रहे हो कौन सी साइड में जा रही है। इमेजिन करो आप एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हो 5 लोगों के साथ। एक बंदा उस गाड़ी में बैठा कहता है कि मुझे बहुत तेज म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक चलाओ। वो अपने दोस्त और ड्राइवर को कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई लाउड म्यूजिक बजना चाहिए गाड़ी में। लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पिता के साथ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। आप कहते हो कि नहीं, लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है, डेमोक्रेसी है, चलो वोट करते हैं। और 3 लोग वोट करते हैं कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए। आप और आपके पापा 2 लोग कहते हो कि नहीं बजना चाहिए। मेजॉरिटी ने वोट किया नहीं, ये स्टुपिडिटी है। इसका एक रियल लाइफ में छोटे स्केल पर एग्जांपल दूं तो एक गुड़गांव की सोसाइटी से इस सर्कुलर को देखिए। डियर रेजिडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 2-व्हीलर नॉट परमिटेड इनसाइड आवर सोसाइटी एज पर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब सोसाइटी के अंदर सिर्फ गाड़ियां जाएंगी लेकिन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकते। जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास 2-व्हीलर है, भाई वो क्या घर से बाहर छोड़ दे उसको। उन्हें लोगों ने ही तो इलेक्ट किया है। तो आपको अगर ये रूल पसंद नहीं आ रहा, आप चुप बैठे रहो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का यहाँ पर कंसेंट है। उन्होंने ही RWLO को इलेक्ट किया है। जो लोग डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म को कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे से, उनकी यही सोच होगी। ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, ढेरों सोसाइटीज हैं ऐसी देश भर में जहां पर एक से बढ़कर एक। शेयर करना इस वीडियो को आप लोग। 2019 के इस आर्टिकल को देखिए। एक बैंक एम्प्लॉय कह रही है कि उनकी बहन को कोई अपार्टमेंट रेंट पर ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सी RWS ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन एयर होस्टेस थी। कुछ सोसाइटीज कहती हैं कि हम एयर होस्टेस को अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते अपनी सोसाइटी में क्योंकि उनके ऑड टाइमिंग्स होते हैं। अक्सर ये RWS जो चाहे वो उठपटांग रूल बना देते हैं। जैसे नोएडा की कुछ सोसाइटीज में एंट्री और एग्जिट फीस लगाई गई है कि आप हमारी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी पड़ेगी। और जो रेंट आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो वो तो वैसे ही पे करोगे, लेकिन और जब छोड़कर जाओगे हमारी सोसाइटी, अब एक एग्जिट फीस भी। देश में लोकल लेवल पर जो मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है, ये RWS उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ लोगों की यही सोच रहती है पॉलिटिशियंस और सरकारों को लेकर भी कि एक बारी हमने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर दिया, वो पावर में आ गए तो वो जो चाहे वो रूल बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर 4 शब्द बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस।
ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नर स्टोन्स हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर तो एक स्टेप भाई और आगे बहुत चले गए गहरी थे। उन्होंने knowledge कहा निकाल था कर कि लेके ये आता 4 बंदा। शब्द जिंदगी की प्रिंसिपल्स हैं। तो मेजॉरिटी वोट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नेचुरल राइट्स छीन सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और नॉनसेंस रूल्स बना सकते हो। यही रीजन है कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आर्बिट्ररी रूल बनाया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जनता के खिलाफ थी, इसकी बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया यहाँ पर डेमोक्रेसी और जनता के भाई फेवर में। अगर लेकिन आप सरकार को संसार में थोड़ा accountable सा ठहराने फंसा का हो काम ना, सिर्फ तो सुप्रीम ध्यान कोर्ट का देकर नहीं चारों है। तरफ एक देखो असली कि डेमोक्रेसी actually में हो क्या ये रहा है। काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है, और देखते सिविल रहो वीडियो सोसाइटी को। का भी है और जनता का भी है। और इसी रीजन से आरटीआई जैसे मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमें डेटा मिल पाए सरकार के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो ध्रुव राठी चैनल के ऊपर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या समझ आई, क्या आप लोगों को सीखने को मिला, जरूर आप लोग लिखिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखें, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय, गॉड ब्लेस।